सर्वाधिक मत जीत प्रणाली को क्यों अपनाया गया? ठीक है, देखो आप है ना क्वेश्चन मेरे साथ लिख लेंगे तो अपन समझने में क्या रहेंगे, ज्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें हमें इतना तो पता था कि सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वो क्या होगा, इसमें विजेता कहलाएगा। जैसे 4 बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, 4 कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो उनमें से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा, पड़ोसी या निकटवर्ती जो भी है उससे उससे चाहे वो एक ही ज्यादा क्यों ना हो, वही क्या कहलाएगा, विजेता कहलाएगा। तो एक इसकी विशेषता क्या क्या है, क्यों अपनाया गया? एक तो ये बहुत आसान तरीका है। क्या है? आसान पद्धति है, आसान तरीका है। आप जानते हैं जितनी भी पद्धति होती है उसमें परसेंटेज, है ना, रेशियो, बहुत सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन ये ऐसी पद्धति है जिसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत सादा सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विजेता का पता लगा सकते हैं। इसीलिए बहुत आसानी से पता लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसीलिए ये पद्धति हमने अपनाई है। दूसरा, जनता से सीधा जुड़ाव होता है। जनता से सीधे क्या होता है, जुड़ाव होता है। किसका? उम्मीदवार का। अब ये हमने खूब देखा है, जब हमारे यहाँ नेताजी इलेक्शन इलेक्शन का प्रचार करने आते हैं, इलेक्शन कैंपेन में आते हैं, तो हमने देखा कि नेताजी भाषण के जरिए, रैली के जरिए, पोस्टर के जरिए और वार्तालाप के जरिए या एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक बड़ी रैली को, बड़े भाग को संबोधित करते हैं, वो अपने आप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि लगातार आम जनता से नेताजी जुड़ जाते हैं और जनता से जुड़ने के कारण आसानी से ये प्रचलित पद्धति हो जाती है। इसकी और विशेषता अगर हम देखें सर्वाधिक मत जीत प्रणाली, तो इसमें जन जागृति का भी कार्य होता है। जनता को जागृति का कार्य भी ये पद्धति करती है। आप जानते हैं जितने भी उम्मीदवार हैं वे देश के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, देश के सामने कौन कौन से संकट अभी आ रहे हैं, निकट भविष्य में कौन सी समस्याएं आएंगी, या वर्तमान में हमें किन चीजों पर फोकस करना है, ये सारी चीजें इस पद्धति के माध्यम से जब चुनाव होते हैं तो नेता अपना व्यू रखते हैं, देश की समस्याएं रखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग रखते हैं, और इन सब को कैलकुलेट करके हम एक आइडिया लगाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट नेता कौन सा रहेगा, और उसी आधार पर हम लोग इस पद्धति में क्या करते हैं, मतदान करते हैं। उम्मीदवार अपने अनुसार चुना जा सकता है। देखो सर्वाधिक मत में देख लें, आनुपातिक पद्धति में देख लें, सेकंड वरीयता होती है कहीं ना कहीं। समानुपातिक में तो आपके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन केवल और केवल किसके पास होगा, वो होगा जनता के, वो पार्टी के पास। हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे, मतदान, लेकिन मतदान किसको करेंगे, पार्टी को। कौन सी पद्धति में, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में, सॉरी समानुपातिक मत पद्धति में, समानुपातिक मत पद्धति में। ठीक है, इसमें हम किसको वोट डालते हैं, पार्टी को वोट डालते हैं, और उम्मीदवार तय कौन करती है, पार्टी तय करती है। पार्टी क्या देती है, हमें लिस्ट देती है कि 10% वोट मिले तो इतने आएंगे, 20 में इतने, 30 में इतने और 40 में इतने। और ये रेशियो हमें पहले से पता है
कि इस तरीके से वोट मिलने पर, ये बात हमने समझ ली थी ना यस सर। कि इस तरीके से वोट मिलने पर हम आपको इन कैंडिडेट्स को दे देंगे, हम आपको इतने उम्मीदवार ये देने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, जो उम्मीदवार आने वाले हैं वो पार्टी की चॉइस के आने वाले हैं, जनता की चॉइस के नहीं। जबकि आप जानते हैं लोकतंत्र में चॉइस किसकी होनी चाहिए, जनता की होनी चाहिए। जबकि यहाँ चॉइस किसकी आ रही है, पार्टी की आ रही है। तो ये मामला सही सेट नहीं होता। तो फिर सही सेट कौन सा होता है, ये वाला, सर्वाधिक मत जीत की विशेषता। क्या, उम्मीदवार अपने अनुसार चुना जा सकता है, और ये चुनेगा कौन, जनता चुन सकती है। इसीलिए सर्वाधिक मत जीत प्रणाली क्या है, बेस्ट है। फिर देखो इसमें चुनाव क्या होता है, छोटे क्षेत्रों के लिए भी, छोटे व बड़े क्षेत्र दोनों के लिए उपयुक्त है। छोटे व बड़े क्षेत्र दोनों के लिए क्या है, उपयोगी पद्धति है, आसानी से अपनाई जा सकती है। फिर ज्यादातर लोकतंत्रों में है, ज्यादातर लोकतंत्रों में यही पद्धति है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर लोकतंत्रों में ये पद्धति आसानी से मिल जाती है, इसलिए पॉपुलर पद्धति है। इसीलिए हमने क्या अपनाई है, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली अपनाई है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, सवाल आ जाए सर्वाधिक मत जीत प्रणाली ही क्यों अपनाई गई, तो इसके पीछे बहुत सारे और रीजन हैं, जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं, है ना, वो सब भी क्या हैं, इसके कारण ही हैं। क्यों, उन विशेषताओं को देखकर ही हमने ये पद्धति अपनाई है। यहां तक क्लियर है। ये इसका तरीका कैसा होता है, बहुत इजी होता है, जनता से यस सर। सीधा जुड़ा होता है। इसमें जन जागृति आती है। जन जागृति का मतलब नेता क्या करते हैं, जनता को जागृति लाने का काम करते हैं, जनता को आगे बढ़ाते हैं। और जनता की जागृति देश के हित में होती है, मतदान के हित में होती है, लोकतंत्र के हित में होती है। उम्मीदवार को अपनी इच्छा अनुसार चुना जा सकता है। देखो समानुपातिक पद्धति में तो क्या था, उम्मीदवार वह आएगा जो पार्टी की इच्छा हो, है ना। यहाँ उम्मीदवार कौन आएगा, जिसमें जनता की इच्छा हो। छोटे बड़े क्षेत्र दोनों ही क्या है, उपयोगी हैं, चाहे क्षेत्र छोटा हो चाहे क्षेत्र बड़ा, दोनों के लिए ये पद्धति आसान होती है। ज्यादातर लोकतंत्रों में क्या है, यही पद्धति है, इसीलिए इसको आसानी से अपना लिया जाता है। इसके बाद है आरक्षण। अगला सवाल लिखो बेटा, निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था, या निर्वाचन में आरक्षण, निर्वाचन में आरक्षण। अब देखो यहाँ दो तीन सवाल अपने बड़े बड़े बनते हैं। इसमें पहला सवाल तो अपने यही बनता है कि आरक्षण किसे कहा जाता है, या आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, है ना। अपन जितना भी अपने सिलेबस में आरक्षण है वो यही कंप्लीट करेंगे आज ही, है ना। फिर आरक्षण की व्यवस्था दो जगह और आएगी, एक तो सामाजिक व्यवस्था में आएगी और एक आर्थिक व्यवस्था में आएगी, है ना। न्याय की व्यवस्था में तो आरक्षण की व्यवस्था अलग से जुडिशरी सिस्टम में अपन पढ़ ही लेंगे। तो आरक्षण क्या है, क्यों लाया गया, दो सवाल तो ये। तीसरा सवाल, आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखना चाहिए या नहीं। और लास्ट सवाल, निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। तो ये सवाल अपने मोटे मोटे यही बनते हैं। पहला सवाल क्या बनता है कि आरक्षण क्या है। दूसरा सवाल क्या बनता है, आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई। तीसरा, आरक्षण को जारी रखना चाहिए या नहीं। और चौथा, निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो पहला देखते हैं आरक्षण क्या है। आरक्षण क्या है, सामान्य रूपरेखा या व्यवहार या समाज की मूल धारा
ठीक है। सामान्य रूपरेखा व्यवहार या समाज की मूल धारा में पिछड़े व असामान्य लोगों को सामान्य धारा में लाने हेतु दिया गया या किया गया विशेष प्रावधान क्या कहलाता है? रिजर्वेशन कहलाता है। देखो, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ कोई नलकूप है और यहाँ से 1 किलोमीटर से पानी ला रहा है, घर पे रहने की व्यवस्था नहीं है, कच्ची झोंपड़ियां हैं, पानी आ रहा है, अभी कल बारिश आई तो चारों तरफ पानी भर गया, ऐसी व्यवस्थाओं में रह रहा है, यानी कि उसको जीवन यापन करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक पक्ष तो कौन सा है? पिछड़ा, ठीक है, दलित, और भी बहुत सारे अपन इसमें काम कर सकते हैं। इनको क्या कर रहा है? इनको जीवन यापन करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? जीवन यापन के लिए क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी कि 2 वक्त की रोजी रोटी भी इनको आसानी से नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में दूसरा जो पक्ष है सामान्य, इनके पास जागीरदारी है, जमींदारी है और सबसे बड़ी बात बहुत सारा पैसा इनके पास है। समाज में प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतिष्ठा कौन सी? सामाजिक, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इनके कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग क्या होते हैं? संपन्न होते हैं और ये लोग क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सीधा सा सवाल ये उठता है कि इनकी बराबरी कैसे की जा सकती है, इनमें प्रतियोगिता कैसे संभव है? प्रतियोगिता क्या संभव है क्या? तो हमारा जवाब होगा नो, क्योंकि प्रतियोगिता कैसे होती है? समान लोगों में होती है। प्रतियोगिता कैसी होती है? समान लोगों में होती है। एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि प्रतियोगिता वास्तव में बराबर वालों में ही होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा? सामान्य रूपरेखा व्यवहार समाज की मूल धारा में पिछड़े लोग, जो असामान्य लोग हैं, उनको सामान्य धारा में लाने के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, उन्हें हमें क्या कहा गया है? हमने क्या कहा है? आरक्षण कहा है। कि जो पीछे रह गए हैं उनकी सहायता किस प्रकार से की जाए ताकि वो कहाँ जाए? सामान्य लोगों के बराबर आ जाएं। इसीलिए हमें रिजर्वेशन या आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी और यही रिजर्वेशन या आरक्षण कहलाता है। अब हमने समाज के कितने पक्ष देख लिए? 2। पहला पक्ष कौन सा है? पिछड़ा है, दलित है। दूसरा कौन सा है? सामान्य है। सामान्य की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है? बहुत अच्छी है। पिछड़े दलित की सामाजिक परिस्थिति कैसी है? बहुत पिछड़ी है। जीवन यापन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है। अब इसके पास 2 काम आ गए। पिछड़े के पास क्या आ गए? 2। सामान्य के पास क्या काम है? केवल 1। क्या है? सामान्य को तो आगे बढ़ना है प्रतियोगिता में, तो इसको तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसके पास जीवन यापन का संघर्ष नहीं है। इसके पास 2 काम, पहला तो जीवन यापन का और दूसरा कौन सा? प्रतियोगिता का। तो एक ही व्यक्ति, ये ठीक एग्जाम्पल ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को पीछे बांध दिया यहाँ से और बड़ा टायर लटका दिया पीछे, यानी कि उसको वेट भी क्रॉस करना है, वेट भी गेन करना है और रेस भी करनी है, और सामान्य वाले को क्या कर दिया? फ्री छोड़ दिया आपने। तो ये क्या हो गया? अप्रतियोगिता हो गई, प्रतियोगिता नहीं कहा जा सकता। ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे ये 20 किलो का है तो ये 40 किलो का है, तो दोनों में संभव नहीं है प्रतियोगिता। इसीलिए इनको आरक्षण दिया गया है कि आपको कम परसेंटेज पर या जल्द या कम अंकों में ही आपको शिक्षा दी जाएगी, आपकी सीटें रिजर्वेशन की जाएंगी, या फिर बहुत सारी जगह आपको विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि आप इन संघर्षों के साथ आसानी से मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आ जाएं। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इनके पास सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाओं के साथ इन पर भारी पड़ने वाले थे, इसीलिए ये और ये क्या हो जाएं? समान हो जाएं। क्या हो जाएं? समान हो जाएं।
और समाज में भेदभाव मिट जाए, इसीलिए क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। बताओ किसके समझ में नहीं आया? कोई सवाल है क्या? ठीक है, नो नो, ठीक है। देखो यहां तक समझ में आया कि ये सामान्य तो पहले से ये थे, ये बहुत पीछे थे, इनको सामान्य श्रेणी में कैसे लाया जाए, इसीलिए क्या किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्योंकि इनकी समस्या क्या थी, जीवन यापन की समस्या थी, बहुत सारी समस्याएं और थी। इन सब समस्याओं के साथ ये किस प्रकार प्रतियोगिता में आ सकते हैं, इनको मुख्य प्रतियोगिता में लाकर सामान्य जीवन की धारा कैसे जी सकें, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार हम सबका है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, वर्ण, संप्रदाय का हो। SC ST OBC जर्नल, SBC EWS तो हमने बनाया, ईश्वर ने तो केवल क्या बनाया था, मानव ही बनाया था, और हम सब क्या थे, एक ही थे। फिर मानव ने स्वार्थ के लिए सब जाति पाति बना ली, है ना। हमने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने स्वार्थ के लिए देश को बांट दिया, धर्म को बांट दिया, जाति आधार पर बांट दिया, ताकि ये सब लोग एक साथ नहीं रह सके। जबकि मानव का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामान्य जीवन जीने का होना चाहिए, सामान्य सुविधाएं बिना भेदभाव सबको मिलनी चाहिए, जो योग्य व्यक्ति है उसे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आएगा कि क्या आरक्षण असमानता को बढ़ाता है, क्या आरक्षण असमानता को बढ़ाता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। अब ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के समझ में ये नहीं आता कि आरक्षण कम परसेंटेज पर, जैसे SC ST वाला बंदा है तो इनको 50% पे नौकरी मिल गई, फिर OBC जर्नल वाला है तो इनको 60 से 70% पे, इनको 60 से 70% तक की नौकरी मिल रही है। EWS वाला है तो उसको 55 के आसपास मिल रहा है। इसी तरीके के आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो एक प्रकार से अन्याय है और इनको बहुत आसानी से नौकरी मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा, लेकिन ये व्यवस्था कहीं पर भी भेदभाव नहीं बढ़ाती है। ये क्या नहीं लाती है, समाज में भेदभाव नहीं ला रही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही पिछड़े थे, है ना। हमने आरक्षण क्यों लागू किया था, इसलिए लागू किया था कि ऐसे लोग, समाज के हमारे ऐसे भाई बहन जो क्या हैं, पिछड़ चुके हैं, वे कहाँ आ जाएं, समाज की मुख्य धारा में आ जाएं और सब क्या हो जाएं, बराबर बराबर हो जाएं। इसीलिए आप सोच के देखो, जॉन रोल्स ने यही कहा था, जॉन रोल्स का न्याय बताया था ना मैंने। कितने लोगों को याद है जॉन रोल्स का न्याय? निखिल, क्या था? जॉन रॉल्स ने कहा कि मान लो हमारा जन्म नहीं हुआ है और हमें वो कानून बनाने हैं, तो किस प्रकार से बनाएंगे? हाँ, किस प्रकार से बढ़ाएंगे? जॉन रोल्स ने कहा कि हम लोग अभी जन्म नहीं हुआ है, होने वाला है, और ये नहीं पता SC ST OBC EWS में कहाँ जन्म लेंगे जनरल में। अब बनाओ नियम, तो हम नियम क्या बनाएंगे, सबके लिए समान बनाएंगे। सोच के देखो, बहुत सारे लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, है ना। तो आप सोच के देखो, अगर हम लोग SC ST OBC जनरल या SBC EWS का ही होते, तो हमारे साथ अगर भेदभाव होता तो हमें कैसा लगता, है ना। तो ये बातें हमें सोचनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, गांधी जी ने कहा था, जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं होगा, देश का विकास संभव नहीं है। और हम सब एक परिवार है, भारत एक परिवार है ना। तो ऐसे में विकास कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। जो पिछड़ गया उसको ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। देखो ऐसे समझो इसको देसी भाषा में, एक परिवार में 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4। 3 सर्विस में लग गए, तो माता पिता का प्रेम चौथे के प्रति बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बेचारा भी नौकरी नहीं लगा, उसके सर्वाइवर का कोई ऑप्शन नहीं बचा, है ना। उसका जीवन यापन का कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो सब उसको मिलकर सपोर्ट करेंगे। बताओ करते कि नहीं करते? उस चौथे बंदे को सपोर्ट करेंगे ना सब लोग मिलकर? यस। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये मान लो वो चौथा बंदा है, पिछड़े लोग जो लोग हैं समाज के, वो कौन सा बंदा है? चौथा बंदा है। तो जो बाकी के संपन्न लोग हैं और सरकार, इन सब की ड्यूटी बनती है कि इनको सबको आगे लाया जाए, ताकि देश की मुख्य धारा में ये लोग शामिल हों, और सब जब बराबर हो जाएं सब, तो आरक्षण बंद हो जाएगा, फिर कोई बचेगा ही नहीं।
ऐसी स्थिति में हमें आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। आरक्षण बेहद जरूरी है क्योंकि ये भेदभाव नहीं लेके आ रहा, क्या लेके आ रहा है, समानता लेकर आ रहा है। जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में ये काम करेगा। इसके बाद देखो निर्वाचन में आरक्षण। निर्वाचन में आरक्षण देखो, ये निर्वाचन में आरक्षण इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय है। कौन सी न्याय है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय है। अब आप जानते हो आर्थिक न्याय की जब भी हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मामला क्या रहता है, गड़बड़। आर्थिक न्याय वाला तो क्या है, दिक्कत है। राजनीतिक और सामाजिक में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। और ये डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? चुनाव में भाग लेना, चुनाव में क्या लेना, भाग लेना और मतदान करना। क्या करना? मतदान करना। ये 2 बातें तो कहाँ है? राजनीतिक न्याय में है कि हम या तो क्या ले लें, चुनाव में भाग ले लें या फिर चुनाव में मतदान कर लें, इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमको रोकने वाला है ना। तो भारत में ये आपका क्या है, अधिकार है। कौन सी न्याय के तहत? राजनीतिक न्याय के तहत। सवाल आपसे पूछ ले कि राजनीतिक न्याय किसे कहा गया है या कितने प्रकार के या क्या उसमें होता है, तो चुनाव लड़ना और चुनाव में भाग लेना, मतदान करना, दोनों ही किसके उदाहरण हैं? राजनीतिक न्याय के उदाहरण है। सामाजिक न्याय में क्या है? एवरी पर्सन आर इक्वल। समाज के सभी व्यक्ति, समाज के सभी व्यक्ति क्या हैं? समान है। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव संभव नहीं है। अब जो मेन लोचा है ना वो यहाँ है। कैसे? आर्थिक न्याय है ना, फाइनेंशियली या यूं कहें इकोनॉमिकल जस्टिस की बात अगर हम करें तो वो सेटिस्फाई आंसर हम लोग नहीं दे पाते। जैसे आर्थिक न्याय क्या है? अंबानी जी और मैं बराबर होनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप और समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बराबर होना चाहिए। देखो इधर है ना, समाज के सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। जाति, वर्ण, लिंग के आधार भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो यहाँ भी समानता होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात तो आप देखो, 44वां संविधान संशोधन क्या कर दिया? 300A में बदल दिया संपत्ति का अधिकार, और इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। एक तो ये। दूसरा, आर्थिक न्याय की व्यवस्था किसके अधीन है? सामाजिक न्याय के अधीन है। ये ध्यान रखना, है ना। अगर ये बात अपने को समझ में आ गई तो फिर अपन कभी भी ऐसा सवाल करेंगे ही नहीं कि आर्थिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय के अधीन ही व्यवस्था है। इसमें आजीविका के संसाधन होंगे, आपको जीवन यापन करने के लिए कार्य होगा। राज्य वो सारे काम करेगा जिसमें एक आम गरीब आदमी अपना जीवन आसानी से जी सके, तो ये आर्थिक न्याय के तहत व्यवस्थाएं हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान, फ्लाइट वगैरह, मूवी वगैरह, क्रिकेट की व्यवस्था सब राज्य करेगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि सामान्य जीवन जीने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है, जितना राज्य कर सकता है वो करेगा। और राज्य ऐसी कोई योजना नहीं बनाएगा जिससे जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव हो। राज्य के नजर में क्या रहेंगे? सब समान। क्या कहलाएगा? आर्थिक न्याय कहलाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है ना। बस यही ध्यान रखना है कि आर्थिक न्याय की जो व्यवस्था है वो किसके अधीन होती है? हमेशा सामाजिक न्याय के अधीन होगी। बस इतना ध्यान रखना है। प्रिया, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आरक्षण क्यों दिया गया वो देखते हैं, है ना। आरक्षण क्यों दिया गया? तो हुई क्या, चुनाव में कैसा है। देखो एससी की सीटें लोकसभा में कितनी है? एससी की सीटें लोकसभा में कितनी है बताया था मैंने आपको। और एसटी की? बताओ, याद नहीं है क्या आपको? लोकसभा में एससी की सीटें कितनी हैं? 84। अब याद रखना, अगली साल अपने को एसजेटी सवाल मिलेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें, अनुसूचित जाति, है ना। एससी का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। और जाति की सीटें कितनी हैं?
84। और एसटी की ये है अनुसूचित जनजाति, 47। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनकी कितनी है 47। अब हमारा सवाल ये कि यहाँ पर ये जो सीटें हैं वो आरक्षित क्यों की गई, तो इसका सीधा सा सिंपल सवाल है, आंसर है कि ताकि ये जो समाज के पिछड़े लोग हैं ये आसानी से जीत कर आ सके। आप देखो पिछड़े और सामान्य में क्या होता, कंपटीशन, यही होता। एक तरफ चुनाव कौन लड़ते, पिछड़े, एक तरफ कौन लड़ते, सामान्य। तो आप बताओ जीत कर कौन आते, यही जीत कर आते, तो इनका तो ऑप्शन बचता ही नहीं और ये समाज में हट जाते और शासन और सरकार में इनकी हिस्सेदारी नहीं होती। जब शासन और सरकार में हिस्सेदारी नहीं होती तो इनके लिए नियम कौन बनाता, है ना। आपने देखा होगा भारत का संविधान किसने बनाया था, भारत संविधान का सभा ने। संविधान सभा ने। संविधान सभा के एक वाद में स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े जो जाति के लोग हैं उनको सामान्य जाति में कैसे लाया जाए या सामान्य समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो अम्बेडकर जी ने और बहुत सारे जो समिति के लोगों थे उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक ये सरकार में शामिल नहीं होंगे, कहाँ शामिल नहीं होंगे, सरकार में, कहाँ नहीं होंगे, समाज के शासन में, या तो शासन में या सरकार में, तब तक इनकी क्या नहीं मिट सकती, पिछड़ी स्थिति नहीं मिट सकती। क्योंकि जब तक ये सरकार में नहीं आएंगे तब तक कहाँ नहीं आएंगे, शासन में। और शासन क्या बनाता है, नियम, क्या बनाता है, नियम। और ये खुद के लिए क्या बना लेंगे, नियम बना लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए पिछड़ेपन हट जाएगा। आप बताओ अगर आपको नियम बनाने का मौका मिले तो क्या अपने लिए खराब नियम बनाओगे क्या, नहीं, है ना, कभी नहीं बनाएंगे हम अपने लिए कभी भी खराब नियम नहीं बना सकते। ठीक ऐसे इधर भी होगा मामला कि पिछड़ी जाति के लोगों को ये संविधान में स्थान देने के पीछे यही लॉजिक था कि पिछड़ी जाति के लोगों को सरकार शासन में शामिल अगर नहीं किया गया तो ये लोग इतने पिछड़ जाएंगे कि इनको फिर आगे कोई ला ही नहीं पाएगा। इसीलिए इनको क्या दिया गया, निर्वाचन में आरक्षण दिया गया। किसको समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है क्या तराना, आवाज आ रही है, प्रिया आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, यस सर। निकिता आवाज आ रही है, निकिता, सोनू, किसको आवाज नहीं मिल रही, ठीक है। देखो हमारा सवाल क्या था, निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, यही सवाल लिखा था हमने कि निर्वाचन में आरक्षण क्यों आवश्यक है, निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई। तो हमने ये देखा कि एससी की सीटें लोकसभा में कितनी है, 84, है ना, और एसटी की कितनी है 47। क्यों किया गया, अगर आपको और याद रखना है तो 330, 31, 333 तक आरक्षण की व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेदों में। आगे हम डिटेल से और पढ़ लेंगे। ये इसलिए किया गया ताकि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो अपने लिए क्या बना सके, नियम बना सकें। कारण क्या है कि यदि इनको सरकार में शामिल नहीं किया जाता, सपोज दैट इनको शासन में हिस्सेदारी नहीं मिलती, किनको, पिछड़ी जाति के लोगों को, तो ये अपने लिए कभी भी कानून नहीं बना पाते। फिर इनके लिए कानून कौन बनाते, सामान्य लोग, क्योंकि ऑप्शन किनको मिल रहा था, केवल सामान्य लोगों को ही मिल रहा था। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा पिछड़ जाते, कौन, पिछड़ी जाति के लोग। इसीलिए इनको आरक्षण दिया गया है किसमें, निर्वाचन में, ताकि ये खुद सरकार में आए, चुनकर आए। कैसे आए, सरकार में ये चुनकर आए और लगातार अपने लिए क्या बनाए, नियम बनाए, ताकि जो जो नियम गलत हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहाँ आकर, सरकार में आकर। बताओ निर्वाचन में आरक्षण क्यों दिया, किसको समझ में नहीं आया,
सर एक बार रिपीट करना। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, हमारा सवाल क्या था? निर्वाचन में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सवाल क्या था? निर्वाचन में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो हमने दो चीजें देखी, एक तरफ सामान्य और एक पिछड़ी जाति के लोग। जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपने लिए नियम कानून बनाने की बात उन्होंने कही कि संविधान सभा में कहा गया कि यदि पिछड़ी जाति के लोगों का साथ नहीं मिला या पिछड़ी जाति के लोग शासन सरकार में नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में ये लोग बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए दूसरे लोग जब तक नियम बनाते रहेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। ये खुद जब तक शासन में नहीं आएंगे। देखो, हमने पढ़ी थी राजनीतिक न्याय। कौन सी न्याय पढ़ी थी? राजनीतिक न्याय पढ़ी थी। और राजनीतिक न्याय में हमने देखा था कि दो प्रकार के काम है। पहला काम कौन सा था? कि आप चुनाव में क्या ले लें, भाग ले लें। और दूसरा क्या है? कि आप उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाएं। संविधान सभा ने ये कहा कि जब तक ये लोग कहाँ नहीं आएंगे, सरकार में नहीं आएंगे, तब तक इनका भला नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? कि जब तक ये लोग कहाँ नहीं आएंगे, शासन में नहीं आएंगे, सरकार में नहीं आएंगे, तब तक इनका भला नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको क्या दे दिया जाए? निर्वाचन में क्या दे दिया जाए? आरक्षण दे दिया जाए। जैसे ही निर्वाचन में हम क्या दे देते हैं इनको? आरक्षण दे देंगे, तो उसके बाद कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी। ये खुद के लिए क्या बना लेंगे? नियम बना लेंगे। और फिर आगे नियमों में जैसे जैसे जो कमियां इनको मिली है समाज में, जो जो शोषण इनके खिलाफ हुआ है, उस शोषण को ये हटा देंगे। इधर देखो, 84 और 47 है ना, ये लोग तो क्या है? पिछड़ी जाति के हैं ही हैं। तो सरकार जब भी नियम बनाएगी, किससे बनाएगी? बहुमत के आधार पर बनाएगी। और बहुमत में इनका सहयोग चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? अरे सरकार में जो 272 लोग हैं, इनमें से ये तो निकल ही गए, तो ये क्या पिछड़ी जातियों के खिलाफ नियम बनाने देंगे क्या? कभी नहीं। ऐसी स्थिति में आरक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया? सवाल क्या था? निर्वाचन में आरक्षण क्यों दिया गया? तो संविधान सभा को ये लग रहा था कि जब तक पिछड़ी जाति के लोग सरकार में नहीं आएंगे, तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता, इनकी समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। इसीलिए इनको आरक्षण के आधार पर इसमें निश्चित कर दिया गया कि इतने लोग तो हर हाल में आएंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और जब निश्चित संख्या में ये लोग किस में आएंगे? सरकार में, तो इनका भला हो जाएगा, क्योंकि नियम कानून ये खुद बनाने वाले हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर? यस सर। अगला सवाल लिखो, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्यों आवश्यक है? निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्यों आवश्यक है? निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग क्यों आवश्यक है? ठीक है, अब देखो, ये सब बातें अपन पढ़ चुके थे डिटेल से। निर्वाचन आयोग कब बना? पेज पलटने से नहीं होगा बेटा काम। कोई ना कोई पेज पलट रहा है। ज्योति यादव, आप ही पलट रहे हो पेज। सोनू, निखिल, निर्वाचन आयोग कब बना? सभी लोग माइक ऑन कर लें एक बार, सभी लोग माइक ऑन कर लें। देखो, आप लोग अगर जवाब नहीं दोगे ना, तो फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे घर पे जाके, है ना? तो रेगुलर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 12th में कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कोर्स 60% से ज्यादा आपको 12th में मिलेगा। फिर कैसे काम चलेगा? निर्वाचन आयोग कंप्लीट आपको 12th में मिलेगा, कैसे काम चलेगा बताओ? है कि नहीं है? आपको ये नहीं पता
कि निर्वाचन आयोग कब बना था? मैंने 3 से 4 बार बताया था। बताओ 25 जनवरी 1950 की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी क्या? 25 जनवरी 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। ये याद है बस आपको, ये याद क्यों नहीं था, है ना? बेटा आंकड़े याद करना सीखो, मैं ये नहीं कह रहा अभी याद होने चाहिए, लेकिन कोशिश जरूर करो, है ना? धीरे धीरे कोशिश करोगे तो 12th में आपका 80% मामला पहले ही तैयार मिलेगा आपको। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें से 20% तो आपको पहले से ही आता होगा। जैसे ही अगले साल अपन पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग पहला चुनाव कैसे करवाया, तो अब आपको पहले से ही पता है 25 जनवरी 1950 को बना था, सुकुमार इसके अध्यक्ष थे, भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष स्वतंत्र है, कैसे है वो मैं बता ही दूंगा। तो आधी बात तो आपको पहले से ही पता है। अब आप मेरे से 12th में उम्मीद करोगे क्या मैं ये दोबारा बताऊंगा? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि फिर ये अगर करवाएंगे तो फिर 12th का टॉपिक रह जाएगा। 11th का अलग पार्ट इसीलिए तो दिया गया है, समझ रहे हो ना? देखो आपने 9-10 पढ़ा है, दोनों क्लासे पढ़ी है ना? तो लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट भाग कहाँ था? 9th में। लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड भाग कहाँ है? 10th में। वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे का नींव तैयार कहाँ हो? 9th में। इसीलिए 11th आपको पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे का नींव तैयार हो जाए, ताकि अगली साल कहीं दिक्कत नहीं आए। ABCD आपको इस साल पढ़नी है और किताब अगली साल पढ़ना आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? 11th क्लास को लाइट नहीं लेना है, ये नींव है आपकी, है ना? कल मैं पूछूंगा निर्वाचन आयोग, पढ़ के आना। अभी क्लास का टाइम हो गया कंप्लीट। कोई सवाल पूछ रहे हो क्या? यस सर। सर मैं एक क्वेश्चन था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। ये कहां से आ गया सवाल, है कि नहीं? SC मुखर्जी। हाँ सर 2 थे ना लेकिन। हाँ हाँ, और भी होंगे, उसमें क्या है, संविधान सभा की बहुत सारी सभाएं हैं, है ना? अभी इतना ही याद रखो, SC मुखर्जी हैं।